इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 1036वां यानी कि 1036 सेशन है। और हमारे बीच जो आज स्पीकर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर पूजा त्रिवेदी। डॉक्टर पूजा त्रिवेदी का मैं आईएफपीएच फोरम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पूजा ने 2014 में आगरा यूनिवर्सिटी से बीएचएमएस की उपाधि प्राप्त की है और उसके बाद से वे 11 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। फिलहाल वे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले 6 सालों से यहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ वो प्राइवेट होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दोनों ही तरीके से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में उन्होंने प्रैक्टिस दी है और अलग अलग एक्सपीरियंस गेन किया है पेशेंट देखने का। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ आज वो जिस टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन देंगी वो है केसेस ऑफ सोरियासिस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर पूजा का दोबारा बहुत स्वागत है। तो आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे सोराइसिस पर और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट पर बात करेंगे। सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह प्रेजेंटेशन जो मेरा है ये उस पेशेंट की पूरी जर्नी को कवर करता है कि कैसे वह सीवियर पैथोलॉजिकल स्टेट से एक रिकवरी के स्टेज पर आती है बाय यूजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोरियासिस है क्या। सोरियासिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून मीडिएटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी यह जरूरी है कि पेशेंट को हम ये एक्सप्लेन करें कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि टच या कांटेक्ट के द्वारा नहीं फैलती है। इसमें सोरासिस में इरिथेमेटस प्लेक्स पेशेंट की स्किन सरफेस पे डिपॉजिट होने लगता है। यानी कि उसके बॉडी पर रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस दिखाई देने लगते हैं जो कि सिल्वरी स्केल से कवर्ड हो जाते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में मैं बात करूं तो हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्रिविलेंसी है वो हजारों लोगों को अफेक्ट करती है। लेकिन वो जो प्रिविलेंसी है वो किसी भी एज या जेंडर के लिए हो सकती है। यानी इसमें हर तरीके के जेंडर के लोग या किसी भी एज के लोग इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैम अभी तो विजिबल नहीं है, आप नीचे शेयर पे एक मिनट में आपका सेटिंग कर देते। हाँ जी, अब शेयर करिए मैम। शेयर शेयर का ऑप्शन किनारे। हम्म। हाँ जी मैम, शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रही थी कि इस बीमारी से हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं और ये किसी भी जेंडर या किसी भी सेक्स को ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग जान लेते हैं। मैम इसका स्लाइड अगर शो चला लीजिए तो आपके लिए भी आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। स्लाइड शो ऊपर से क्लिक कर दीजिए। मैम ये किस साइड शो मैम करेगा? इंसर्ट जहां लिखा है उसके ऊपर एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, होम इंसर्ट। उसके ऊपर एक आइकन बना हुआ होगा। मैम इससे क्या जो अभी प्रोसेस चल रहा है उससे विजिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं, उससे एक्चुअली आपका बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है तो उससे फ्लो आराम से चल जाएगा। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं।
मैम हो नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। ओके। तो मैं पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रही थी कि अगर सोरासिस जैसी बीमारी को इफेक्टिवली मुझे ठीक करना है तो यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि स्किन सरफेस के नीचे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये सेगमेंट उसी को एक्सप्लेन करता है कि इम्यून मीडिएटेड एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, यानी किसी भी हेल्दी बॉडी में स्किन सेल्स को डेवलप होने में, ग्रो होने में और उसके शेडिंग में कई सप्ताह लग जाते हैं। लेकिन जिसको सोरासिस जैसी बीमारी हुई है उस पेशेंट में यह बीमारी, इस बीमारी में स्किन की ग्रोइंग और स्किन की शेडिंग दोनों, ये सारी चीजें कुछ ही दिनों में हो जाती है। यानी बहुत जल्दी स्किन की ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी स्किन की शेडिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे सिल्वरी फ्लेक्स डिपॉजिट होने लगते हैं। तो यह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सोराइसिस जैसी बीमारी क्या यह वन साइज फिट्स ऑल डिजीज है, यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल को या किसी को भी या कई लोगों को अगर सोराइसिस जैसी बीमारी है तो क्या सेम ड्रग, सेम डोज और सेम स्ट्रेटजी हम उन सारे पेशेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे? ऐसा सोरासिस जैसे पेशेंट्स के लिए हम बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि उस पेशेंट को सोरासिस है। तो उस पेशेंट की स्किन सरफेस पे हमें बहुत ही ज्यादा वेल डिमार्केटेड रेड फ्लेक्स मिलेंगी, सिल्वरी व्हाइट स्केल्स मिलेंगी, और जो सबसे ज्यादा सोरासिस के जो स्पॉट्स होते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, वो कॉमन साइट्स होते हैं, वो स्कैल्प पे, एल्बोज पे, नीज पे, बैक पे, इवन एब्डोमेन एरिया पे भी हमें उसके सिम्टम्स, साइंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सोरासिस कितने टाइप्स की होती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप सोरासिस होता है वो होती है प्लेक सोरासिस। प्लेक सोरासिस सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें थिक स्केली पैचेस स्किन के ऊपर जमा होने लगती है। दूसरी सोरासिस है गोटेट सोरासिस। इसमें स्मॉल ड्रॉप लाइक, छोटे छोटे पानी के बूंद जैसे दाने पेशेंट्स के स्किन पर दिखाई देने लगते हैं। ये लाल पपड़ीदार धब्बे बन जाते हैं। इस सोरासिस की खासियत यह होती है कि ये उसी इंडिविजुअल को होती है जिसके गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अगर उस इंडिविजुअल को स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद उसके स्किन पर हमें इस तरीके के स्मॉल ड्रॉप लाइक रेड पैचेस दिखाई देने लगे तो इसको हम लोग गुटेट सोरासिस कहते हैं। तीसरी सोरासिस की कैटेगरी होती है पस्टुलर सोरासिस। ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। इसमें पेशेंट्स की स्किन सरफेस पे हमें व्हाइट पस्ट्यूल्स दिखाई देने लगती है, यानी पस के डिपोजिशन दिखने लगता है। उसके बाद जो कॉमन सोरासिस हमें देखने को मिलती है वो होती है सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस ये तब होता है जब ये स्किन सरफेस की इन्फ्लेमेशन पेशेंट के ज्वाइंट्स पर जाने लगे, यानी वो प्रॉब्लम उसकी स्किन सरफेस से दबते दबते उसके ज्वाइंट्स पर जा रही है, जिसकी वजह से उसके ज्वाइंट्स में डेक्टाइलिटिस जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है। यानी उसके जो फिंगर्स होते हैं वो सॉसेज शेप्ड के हो जाते हैं। सॉसेज शेप्ड यानी फिंगर्स जो होते हैं, उसके टोज हैं या फिंगर्स हैं, उसमें स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है और पेन होता है और ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाती है। ये सोराइटिक आर्थराइटिस होता है। अगर हम होम्योपैथिक फिलॉसफी की बात करें तो यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि होम सोरासिस जैसी बीमारी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है। हमारे पास जो मेडिसिन है उस पेशेंट के लिए है जिसको सोरासिस है। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमें उस इंडिविजुअल की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो हमारे मटेरिया मेडिका में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्योर करने की जो की है वो उस पेशेंट का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसके द्वारा हम पेशेंट की बीमारी को, उसकी सोरासिस जैसी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो बियॉन्ड द स्किन, स्किन के अलावा अगर हमें सोरासिस के पेशेंट को ठीक करना है तो हमें पेशेंट के मेंटल स्टेट को, उसके फिजिकल स्टेट को, उसकी फिजिकल क्रेविंग को
उसके थर्मल रिएक्शन को, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तब जाके हम एक सिमिलिमम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाते हैं। डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल ही होती है, हम लोग देखकर ही उसके साइन और सिम्टम्स को डायग्नोस कर पाते हैं। कुछ केसेस में बायोप्सी भी कराई जाती है। मैनेजमेंट जो है, ये जो टॉपिकल थेरेपी, फोटोथेरेपी, सिस्टेमिक ड्रग्स एंड बायोलॉजिक्स, ये एलोपैथिक के मैनेजमेंट्स हैं। हम यहाँ पर होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ हमें उस पेशेंट के लाइफ स्टाइल, उसकी डाइट, उसके रेजिमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तभी एक वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन इस पेशेंट के बॉडी पर एक्ट करेगी। तो किसी भी पेशेंट को, यानी सोरासिस के पेशेंट को अगर हमें क्योर करना है तो उसके तीन ही रास्ते हैं। एक तो वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन का हम सिलेक्शन करें। दूसरा, पेशेंट्स का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का एजुकेशन किस मायने में, कि पेशेंट को यह पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेने से हमारी सोरासिस जैसी प्रॉब्लम एग्रवेट हो सकती है। यानी कुछ ऐसे सर्टेन फूड्स हैं लाइक अल्कोहल, वो सोरासिस जैसे पेशेंट की बीमारी को और एग्रवेट कर सकती है। तो उसके बारे में भी पेशेंट को हमें ये बताना जरूरी हो जाता है कि हमें अपने डाइट और रेजिमेंट में इन चीजों को दूर रखना है, जिससे हमारी सोरासिस जैसी प्रॉब्लम एग्रवेट हो सकती है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर पेशेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में है तो सोरासिस जैसी बीमारी को ठीक करने में वो भी बहुत बड़ा मेंटेनिंग कॉज बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो वहां पर हमें उसके स्ट्रेस को भी कम करना है, लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना है, डाइट और रेजिमेंट को भी फॉलो करना है, तब जाके, और अलोंग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, तब जाके उस पेशेंट्स को हम ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ होम्योपैथिक दवा के सिलेक्शन, लाइफ स्टाइल, डाइट और रेजिमेंट के द्वारा ही नहीं ठीक करेंगे। इसके अलावा हमें पेशेंट को यह भी एजुकेट करना जरूरी होता है कि आपका लॉन्ग टाइम फॉलो अप भी चलेगा। हमें पेशेंट्स को कितने दिन पर बुलाना है, कितने दिन में हमें उसे वेट एंड वॉच करना है, पेशेंट को सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी अपने ही एक मेरा केस है सोरासिस का। एक लड़की है 14 साल की, सॉरी 12 साल की है, जिसको पिछले 7 सालों से सोरासिस जैसी बीमारी से वो सफर कर रही थी। वीडियो मैं फोटोज, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे। ये फर्स्ट विजिट है पेशेंट की, जिसमें उसके पूरी बॉडी पर हम इरिथेमेटस प्लेक्स देख रहे हैं। इतना ज्यादा इसकी बॉडी पर था कि ये लड़की सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। देखिए पेशेंट झुकी हुई है आगे की तरफ, क्योंकि इसके पेट में भी उतना ही ज्यादा था जितना इसके बैक साइड पर है, तो इसको खिंचाव बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर वो सीधी खड़ी हो रही थी तो उससे उसको ब्लीड होने लग रहा था, ब्लड आने लग रहा था, पेन हो रहा था इसके हाथ पर, स्कैल्प पर, इवन ओवरऑल होल बॉडी में इसके इरिथेमेटस प्लेक्स डिपॉजिट्स थे। जब इसकी मम्मी से बात हुई, इसकी मम्मी जब हिस्ट्री ले रहे थे, तो इसकी मदर ने बताया कि ये रात रात भर सोती नहीं थी, क्योंकि इसको इचिंग होती थी, बर्निंग होती थी, पेन होता था। बिस्तर पे लेटती थी तो बिस्तर से इसकी बॉडी रगड़ खाती थी, तो बहुत ज्यादा पेन होता था, जलन होने लगती थी, हवा लगती थी। इसने एक चीज बताई थी कि इसको हवा लगता था, तो हवा लगने से इसको और दिक्कत होती थी। तो ये रात भर कुर्सी पर बैठ के रात गुजारती थी, पेन में रहती थी, सो नहीं पाती थी। फिर जब इसकी केस टेकिंग हुई, उसके बाद इसकी दवाई मैंने सेलेक्ट की थी सल्फर। अभी मैं बताऊंगी कि मैंने सल्फर क्यों सेलेक्ट किया। सल्फर सेलेक्ट करने के बाद 3 महीने बाद उसका ये व्यू आया। मतलब उसके जो प्लेक्स है, ये देखिए बैक पे, आप देखिए सारे प्लेक्स इसके खत्म हो गए, इसके हाथ के खत्म हो गए, नेक पर, इवन स्कैल्प पर, और इवन एब्डोमेन एरिया, सारी जगह की प्लेक्स एकदम क्लियर हो गए। मतलब ये पूरी तरीके से फिट थी और इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी।
यहाँ पर मैं इसका वीडियोस दिखाऊंगी आपको। ये फर्स्ट विजिट है इस पेशेंट का। ये देखिए। देखिए सीधी नहीं खड़ी हो पा रही है, झुकी हुई है। सभी लोगों को मेरा वीडियो विजिबल हो रहा है? नहीं मैम, वीडियो विजिबल नहीं है। हाँ जी। वीडियो विजिबल नहीं है, वीडियो। विजिबल नहीं है वीडियो। योर स्क्रीन शेयरिंग इज paused। एक मिनट मैम। स्क्रीन शेयर पोस्ट ऊपर रेज्यूम शेयर। मुझे लग रहा है बैक जाने पर स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं, पीपीटी से बाहर जा रही है तो नहीं शेयर होगा। मैम अब शेयर हो रहा है? नो मैम। ओके। न्यू शेयर देखिए क्या। आप मैम अपनी पहले स्लाइड चाहे हटा दीजिए और वीडियो वाली वो चला दीजिए, उसको शेयर कर लीजिए। स्लाइड। पीपीटी पहले हटा लीजिए। बिल्कुल। हम्म। तो मैं चलो, मैं तो कैंसिल करूँगी। यहाँ से हाँ हाँ। तो पूरी मैं लीव कर जाऊंगी, इससे क्लोज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो पीपीटी वाला है ना। हम्म। हम्म। इसको minimize करो। अब वीडियो को मैं नहीं करूँगी। अब शेयर करो इसमें। कैसे करूँ? इसको पहले बड़ा कर लो, हाँ, फिर उसमें नहीं इसको कैंसिल करो। कैंसिल कर दो। कैंसिल कैंसिल होगा। मैम वीडियो शेयर नहीं हो पा रहा है। वीडियो, आपका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको आप स्क्रीन पे चला के शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए। वीडियो चला के स्क्रीन पे क्लिक करो। मैम वीडियो चला दिया। अब शेयर स्क्रीन स्पेसिंग में हमारे छोटा कर दो। हेलो। अब इस पे शेयर कैसे, इस पे ऐसे ये एग्जिट वीडियोस दिखा रहा है। मैम शेयर कैसे करते हैं इस पे? नीचे शेयर, जिस जो बटन आपने शेयर पीपीटी के लिए दबाया था वही ग्रीन कलर का बटन होगा मैम। शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। वीडियो आप पीछे चला के शेयर पे क्लिक कर दीजिए, नीचे इसी में जूम में। नहीं दिख रहा है मैम ऑप्शन। मैम नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ बस ये अब आपका स्क्रीन दिख रहा है, इसमें से आपका जो वीडियो है उस पर क्लिक कर दीजिए बस। हाँ जी, अब दिख रहा है। अब देख। बिल्कुल। हाँ जी। ये फर्स्ट वीडियो है पेशेंट का, जब ये पहली बार हमारी क्लिनिक पर आई थी। हम्म। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसकी पूरी बॉडी पे इरिथेमेटस प्लेक्स डिपॉजिट है। और ये पेशेंट
देखिए सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ बेटा, हाँ नन्या। अब इसकी, ये इसके सेकंड विजिट की फोटो है, वीडियो है। पीटी कहाँ था? कोचिंग के बेस्ट में चलता है। इंग्लिश तो दूसरा वाला दिखाना है। दिखा दिया। अच्छा पीपीटी। पीपीटी खोल दो, उसमें एनालिसिस दिखानी है। एनालिसिस भी नहीं था। मैम मैम, और कोई वीडियो भी है तो वो भी अगर है तो वो भी चला दीजिए। नहीं, और तो है लेकिन वो मेरे फोन में है तो मैं उसको लैपटॉप में ट्रांसफर नहीं कर पाई। ओके ओके। ये मेरा केस एनालिसिस है, जिसमें ये सुनो, ये तो उसमें प्लेयर से दिखा दिया, जैसे मीडिया प्लेयर से। फोटो कहाँ गई एनालिसिस का? पीपीटी में पड़ा था ना, पीपीटी खोल दो। हम्म। ये खोलो। हम्म। बड़ा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? मेरी स्क्रीन यस शेयर हो मैम, रही है? यस मैम। ये मेरा केस एनालिसिस था, जिसमें पेशेंट्स के मैंने इतने सिम्टम्स लिए थे। एक माइंड में सेंसोरियस लिया था, दूसरा रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन चिल्ड्रन इन, तीसरा माउथ ओपन स्लीप अग्रवेट ड्यूरिंग, और चौथा स्किन में इरप्शन सराइसिस, पांचवा जनरल्स में एयर ड्राफ्ट ऑफ हाँ वो है, एग्रवेट, अलग ये फोटो बनाने के लिए एंड वो है। लास्ट वन इज द मेडिसिन एलोपैथिक एब्यूज ऑफ। इस पेशेंट की जो हिस्ट्री थी, पेशेंट ने जब अपने सिम्टम्स बताए कि ऐसी ऐसी उसको दिक्कत है, तो उसने तीन चीजें बताई थी। एक तो स्किन की अपनी ये प्रॉब्लम शेयर किया उसने, दूसरा उसने काफ मसल्स में पेन बताया था, और इसके अलावा पेशेंट के फेस पे वाइट डिस्कलरेशन था, पिट्रियासिस था उसके फेस पे। जब उसकी पास्ट हिस्ट्री मैंने ली, तो पास्ट हिस्ट्री में पता चला कि जब ये हुई थी उसके बाद तो पैदा होने के बाद इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब जो 1 साल की लमसम ये हो गई तो इसको पहला झटका आया था। तो घर वालों ने सोचा, चूंकि गांव से बिलोंग करते हैं, तो घर वालों ने सोचा कि कुछ ऐसे ही ऊपर भूत प्रेत का समथिंग लोगों ने बिलीव किया, तो वो झाड़ फूक कराने में लग गए। लेकिन उससे भी जब कंट्रोल नहीं हुआ तो गांव के ही किसी डॉक्टर को दिखाया, तो वो डॉक्टर एग्जैक्टली था नहीं, गांव के लोग ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसने बहुत सी दवाइयां चलाई, एक के बाद एक जो भी दवाइयां चली हूँ, तो उन दवाइयों की वजह से इसका जो कन्वर्जन था, जो इसको 1 साल की उम्र में आना स्टार्ट हुआ था, वो सप्रेस हो गया, एकदम से झटका आना उसका बंद हो गया। जब झटका आना बंद हो गया उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्किन पे इसके छोटे छोटे दाने आ रहे थे, जिसमें इसको इचिंग हो रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसे ही कोई बीमारी होगी।
फिर वही नीम लगाना और तमाम जड़ी बूटी और जो भी ट्रीटमेंट वहां पर गांव में मिलता था उसको ये लोग दिलाने लगे। बीमारी को ये लोग लगातार दबाते चले गए। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में मदर नॉर्मल थी, कोई बीमारी नहीं था। फादर को हार्ट की डिजीज है। उनका जो वॉल्व है, वॉल में उनके स्टेनोसिस था, मिट्रल स्टेनोसिस था। ग्रैंडफादर दादाजी को लेप्रोसी थी और ग्रैंड मदर नॉर्मल थी। इनके जो बड़े पापा यानी ताऊ जी थे, उनको किडनी की डिजीज थी और पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका था। ये 3 भाई बहन थी ये लड़की, जिसमें 2 बहन ये हैं और एक भाई। ये तीसरे नंबर पे थी, सबसे छोटी बिटिया है ये अपने घर की। बाकी दोनों भाई बहन इसके स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी। एपेटाइट इसका नॉर्मल था, नॉर्मल भूख थी। खाने में इसको चावल ज्यादा पसंद करती थी, रोटी प्रेफर नहीं करती थी। राइस इसको बहुत अच्छा लगता था। थर्स्ट नॉर्मल था। माउथ में मिला एक सिम्टम कि जब भी सोती है, बैठे बैठे भी सो रही है तो मुंह खोलकर सो रही है, अगर कभी लेट के भी सोती है तो भी मुंह खोलकर ही सोती है। तो यहाँ पर एक सिम्टम मुझे मिला था कि माउथ में ओपन। स्लीप एग्रेवेट ड्यूरिंग स्लीप, वैसे नॉर्मल थी उसकी। ड्रीम नॉर्मल था, कोई सपने नहीं थे। पसीना पर्सपायरेशन उसका नॉर्मल था, कोई स्टेन नहीं, कोई स्मेल नहीं। यूरिन नॉर्मल था उसका। उसके बाद उसकी जब मैंने मेंटल हिस्ट्री ली, तब उसमें कुछ चीजें मिली, जिसमें मैंने सबसे पहला सिम्टम लिया है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब जो दूसरों में सिर्फ कमियां निकालता हो। ये सिम्टम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसके मम्मी पापा ने बताया, ये घर की सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन जो इसके दोनों बड़े भाई और बहन थे, अगर वो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं पढ़ने में या घर के कामों में, कुछ भी अच्छा करते थे, तो ये सिर्फ उनकी कमियां गिनती थी। हमेशा उनसे एक जेलस रखती थी और ये सिर्फ कमियां गिनती थी कि नहीं ये नहीं सही किया। या बताती थी अपने मम्मी पापा को, अगर वो लोग तारीफ कर रहे हैं तो बताती थी कि नहीं दीदी ने ये गलत कर दिया, ये भैया ने गलत कर दिया, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था। और ये सिर्फ यहाँ इसके घर में ही नहीं था, स्कूल में भी उसके टीचर्स जब उससे बात करते थे उनके पेरेंट्स से, तो वो बताते थे कि ये कभी किसी को आगे बढ़ते देखना पसंद ही नहीं करती थी। तो यहाँ पर सेंसोरियस इसीलिए लिया क्योंकि सेंसोरियस का जो इंडिविजुअल होता है वो सिर्फ दूसरों में खामियां और कमियां ही देखता है, इसलिए सेंसोरियस एक रूब्रिक मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया। दूसरा लिया था मैंने रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन चिल्ड्रन। इतनी दिक्कतों के बावजूद वो बंदी रात में जो सो नहीं पाती थी, वो सुबह 6 बजे उठ के नहा धोकर गांव के मंदिर में, कोई शिव जी का मंदिर था, वहां पे जाके डेली जल चढ़ाना, डेली पूजा करना। चाहे जितनी भी ठंड रहे, घर के और उसके भाई बहन नहीं नहाते थे, लेकिन इतनी ठंड में भी वो नहाती थी और पूजा करती थी। उसको विश्वास बहुत था। तो इतनी दिक्कत में भी वो इतना ज्यादा पूजा पाठ कर रही थी, भगवान पर विश्वास कर रही थी, इसलिए दूसरा सिम्टम मैंने लिया था रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन चिल्ड्रन इन। और तीसरा मैंने आपसे बताया अभी कि ओपन स्लीप एग्रीवेट ड्यूरिंग। और चौथा स्किन में इरप्शन सोरासिस, जो आप लोग देख ही रहे हैं। और पांचवा अभी मैंने जब वीडियो दिखाया तो उसमें मैंने बताया कि जब इसको पंखा चलता है, तो पंखा चले या बाइक्स पर अगर बैठी है तो हवा लग रही है गाड़ी में, या कूलर की हवा लग रही है, तो इससे इसको दिक्कत होने लगती थी। इसको स्किन में पूरी बर्निंग होती थी, खुजली होती थी और बर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। तो हवा के झोंके को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इससे इसकी दिक्कत बढ़ रही थी। इसलिए मैंने ये सिम्टम लिया था। और छठा सिम्टम मेडिसिन में एलोपैथिक अब्यूज ऑफ लिया था, क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टर गांव में इसको दवाइयां दे रहा था, जिसकी वजह से इसके झटके आना बंद हो गए थे, उसी के बाद से इसको ये बॉडी में इस तरीके के दाने और इरप्शन वाले सोरासिस वाले दाने आने लगे थे। तो मेडिसिन में एलोपैथिक अब्यूज ऑफ मैंने एक सिम्टम लिया था। और दवाइयां कई सारी आ रही थी, इसलिए आगे दवाइयां थी सल्फर, आर्सेनिक, कैलकेरिया, पल्स, हीपर। लेकिन मैंने सल्फर इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि सल्फर के अंदर एक एम्बेरसमेंट, उसकी जो थीम होती है वो होती है एम्बेरसमेंट। यानी उसको ये लगता है कि अगर मेरे से कोई आगे बढ़ गया तो वहां पे उसको शर्मिंदगी फील होती थी। और इस लड़की के अंदर यही चीज थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरे से कोई आगे बढ़े। यही कारण था कि वो अपने भाई और बहन को
अगर उनकी कोई अच्छी बात की जा रही थी तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मैंने सेंसोरिया सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर उसके अंदर जेलस थी, इसलिए सल्फर सेलेक्ट किया। दूसरा, सल्फर एक बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है। वहां पर चूंकि चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम थी और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो सोरिक होते हैं, और सल्फर बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है, दूसरा कारण ये था। तीसरा, एयर ड्राफ्ट एग्रवेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम था इस लड़की के लिए, इसलिए सल्फर सोचा। और स्किन में इरप्शन सोराइसिस, इसको भी इसने कवर किया। और सल्फर जैसी मेडिसिन जो होती है हमारे बॉडी में किसी भी तरीके के मेडिसिन के अब्यूज को खत्म करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इसलिए मैंने सल्फर सेलेक्ट करके इसको 0/1 पोटेंसी में मैंने इसको दवाई दी। और लगातार इसके 15 डेज पे फॉलो आ रहे थे। थर्ड मंथ आते आते उसका इतना अच्छा व्यू आया, फिर इस केस को इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर सोरासिस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमने एक वेल सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन किया। साथ में उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी हैबिट्स, बहुत सी चीजें मैंने उसको बताई, चेंज की, जिसकी वजह से आज उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस केस से रिलेटेड या सोरासिस से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई पूछना चाहता है कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तरीके के क्रोनिक डिजीजेस में जो हम लोग मैनेजमेंट बताते हैं, वो जो मैनेजमेंट होता है वो एक सस्टेनर का काम करता है। तो सिर्फ मेडिसिन का ही रोल नहीं है, मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है इस तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए। बाकी पेशेंट का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी बीमारी में उसको बता सकते हैं, उसके अटेंडेंट को बता सकते हैं, उससे भी पेशेंट को हम लोग उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और सोराइसिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज सभी लोग जानते हैं कि दवाइयों से कभी भी क्योर नहीं हो सकती है, इनक्योरेबल है। तो इस तरीके की ऑटो इम्यून डिजीजेस को हम लोग अपनी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। मैम अभी एक्चुअली हमारे पास टाइम और जी। बचा है, आप कुछ और केसेस भी शेयर कर सकते हैं मैम, चाहे ओरली से शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है, 25 मिनट्स शेष हैं अभी। मैम ऐसे कई केसेस हैं। अब जैसे चूंकि मैं फीमेल डॉक्टर हूँ, और वैसे आते तो जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस तो करती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहां पे तो हर तरीके के पेशेंट आते हैं। लेकिन चूंकि फीमेल डॉक्टर होने की वजह से फीमेल पेशेंट ज्यादा आती है हमारे पास, तो उसमें ओके। स्टर्लिटी जैसे केसेस, आज के समय में स्टर्लिटी बहुत ही आम समस्या हो गई है। तो स्टर्लिटी के केसेस बहुत सारे आते हैं और बहुत ठीक भी हुए हैं। उन्हीं में केस में मैं एक स्टर्लिटी का केस आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है ठीक है। उसके पास उसका भी शायद पीपीटी बना हुआ है, मुझे सर्च करना पड़ेगा, पर मैं ओरली ही आपको बता दूं कि जी एक पेशेंट थी, शादी हुआ और शादी के 1.5 साल तक उन लोगों ने बच्चा नहीं चाहा। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद जब वो बच्चा चाहने का प्रयास करने लगे तो कंसीव करने में उस पेशेंट को दिक्कत आ रही थी। फिर उन लोगों ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, नहीं कुछ रिजल्ट समझ में आया, तो किसी पेशेंट के थ्रू ही सुनकर वो हमारे पास आए। और जब मैंने केस टेकिंग की तो केस टेकिंग में उसके कुछ सिम्टम्स मुझे मिले थे। एक तो ये था कि जब भी उसके पीरियड्स आते थे, मेंसेस बहुत ज्यादा पेनफुल थे, और इतना ज्यादा पेनफुल था कि जितनी बार भी उसको पीरियड्स आते थे उसके साथ वो बेहोश हो जाती थी, फेंट हो जाती थी। और 10 से 15 मिनट तक फेंट रहती थी, फिर उसके फेस पर पानी डाला जाता था, उसको हिलाया डुलाया जाता था, तब वो होश में आती थी। और ये लगातार पीरियड्स के 3 दिन तक उसको जब तक पेन रहता था तब तक ये समस्या बनी रहती थी। और दूसरा था कि पीरियड्स जो थे वो उसके लेट आते थे, 3 से 4 महीने पर। और स्टर्लिटी थी, इसी वजह से स्टर्लिटी थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब पेशेंट आई मेरे पास, उसका मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में उसका एंडोमेट्रियम थिक था, और ओवेरियन बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट थी, यानी पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी उसको।
उसके बाद जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसके जो प्रेजेंट कंप्लेन थे, प्रेजेंट कंप्लेन में मुझे यही मिला था, मेंसेस पेनफुल, मेंसेस लेट टू, और मेंसेस पेनफुल एकम्पनीड विथ फैंटनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम था उस पेशेंट का। और एक सिम्टम मैंने और लिया था फीमेल जेनेटिलिया में, स्टर्लिटी, प्राइमरी स्टर्लिटी थी उसकी। और उसके बाद जब और हिस्ट्री लिया तो उसके फिजिकल जनरल में एक सिम्टम था, उसकी थर्स्ट नहीं थी। वो इतनी ज्यादा अगर मतलब वो सोचिए कि लकड़ी के चूल्हे पे वो खाना बनाती थी और उसमें कितनी आंच लगती होगी, गर्मियों के समय में कितनी प्यास लगती है किचन में खाना बनाने में, लेकिन उस बंदी को प्यास ही नहीं लगती थी। तो वो थर्स्टलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम था उसका फिजिकल जनरल में। और मेंटल सिम्टम जब मैंने लिया तो मेंटल सिम्टम में उसके परिवार में वो, उसका हस्बैंड, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, सभी लोग रह रहे थे साथ में। तो सिम्टम्स में उसने बताया था कि वो, उसके हस्बैंड का डोमिनेशन बहुत ज्यादा था। डोमिनेशन इन द सेंस कि जो भी हो रहा है सब कुछ उससे पूछ कर उसको करना पड़ता था। उसकी जेठानी का भी डोमिनेशन था। जेठानी मतलब आप समझ सकते हैं कि गांव का माहौल कैसा होता है। घर में जहाँ पे जेठानी हो तो, और सास ना हो तो सर्वे सर्वा जेठानी ही रहेगी वहां पर। तो वहां पर उसके हस्बैंड और उसकी जेठानी की आपस में जो बात होती थी, फिर उसके बाद इससे कहा जाता था, तो वैसा सब कुछ माहौल घर में था कि इसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता था। बहुत ज्यादा डोमिनेशन था। अपने हस्बैंड के आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। यहाँ जब बैठी थी वो हमारे पास सामने क्लिनिक में, तो सारी चीजें तो उसका पेशेंट, जो उसकी दिक्कतें थी या जो भी उसकी कंप्लेन थी या जो भी उसके मेंटल सिम्टम्स थे, वो सारी चीजें उसके हस्बैंड बता रहे थे। फिर बाद में जब उसके हस्बैंड को मैंने बाहर किया तो मैंने कहा आप क्यों नहीं बोल रही हैं, सब कुछ आपके बारे में आपके हस्बैंड क्यों बता रहे हैं। तब वो भबक के जब रोने लगी, तब फिर उसको धीरे से उसने सब बताया कि हमारी चलती नहीं है, जो भी है सब कुछ सर्वे सर्वा यही लोग हैं। घर में क्या बनना है, कौन कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कितने देर सोना है, कितने बजे उठना है, ये सारी चीजें सब कुछ हस्बैंड और उसकी जेठानी डिसाइड करते थे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन था। एक उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो रही थी कि हस्बैंड उससे ज्यादा उसकी जेठानी को प्रेफरेंस दे रहे थे। तो यहाँ पर सस्पिशियस मैंने लिया था और फॉर सेकंड फीलिंग दोनों लिया था, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को किसी के द्वारा प्यार नहीं मिल रहा है। फॉर सेकंड फीलिंग, सस्पिशियस, और मेंसेस लेट टू, एंड मेंसेस पेनफुल accompanied with faintness, ये और थर्स्टलेस, स्टमक में थर्स्टलेस, ये सिम्टम्स मैंने सेलेक्ट किए थे। तो पल्सेटिला दवाई उसकी मैंने सेलेक्ट की थी, क्योंकि पल्सेटिला की पूरी कहानी ही यही है। और प्राइमरी स्टर्लिटी के लिए पल्सेटिला बहुत ही अच्छी दवाई है। उसके अंदर की फॉरशेकिन फीलिंग को पल्सेटिला कवर कर रही थी, थर्स्टलेस को कवर कर रही थी, और मेंसेस की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सबको कवर कर रही थी। इसको कभी भी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद ही इसको मेंसेस में सारी दिक्कतें आने लगी थी। और दिक्कतें कहाँ से आई, डोमिनेशन की वजह से आई थी। तो इस वजह से मैंने उसको पल्सेटिला जैसी दवाई दिया था। और पल्सेटिला जैसी दवाई चलने के बाद 4 महीने हुए थे, पेशेंट को लगा कि पेन तो कम हो गया, लेकिन कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। कंसीव नहीं हो रहा है तो उन लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आने लगा था कि पता नहीं कंसीव हो पाएगा कि नहीं, कि ट्रीटमेंट हम गलत जगह ले रहे हैं। फिर उन्होंने बिना मेरे से पूछे, बिना जाने, उन्होंने जाके चुपचाप एक अल्ट्रासाउंड करा लिया। क्योंकि पीरियड इनका जब ट्रीटमेंट चला, तो पीरियड ट्रीटमेंट चलने के बाद इनका पीरियड जो 3 से 4 महीने पे आ रहा था, वो पीरियड इनका धीरे धीरे समय पर आने लगा था। लेकिन जब 4 महीने बाद उनको लगा कि पीरियड इस बार क्यों नहीं आया, क्योंकि 2.5 महीने पीरियड और चढ़ चुके थे इनके, तो इनको लगा फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी, फिर से पीरियड लेट होने लगा है। तो इन्होंने चुपचाप जाकर अल्ट्रासाउंड करा लिया। जब वहां पर जाकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तब इनको पता चला कि यहाँ पर एक बेबी है, कंसीव किया था उन्होंने। और फिर वो वहां से अल्ट्रासाउंड करा कर आए, उन्होंने मेरे को दिखाया। तो मैंने पूछा आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए।
सबसे पहले तो मैं आपको यूरिन टेस्ट बोलती कि यूरिन टेस्ट करिए। बोले नहीं, हमें डाउट हो रहा था कि पता नहीं सही ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने जाके करा लिया। तो उनको ट्रीटमेंट चला है 4 महीने। चौथे महीने में उन्होंने कंसीव कर लिया था, क्योंकि चौथे महीने में पीरियड नहीं आया था, और इस बात की जानकारी हम लोगों को छठे महीने में हुई थी। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब पता चला कि हाँ, उनकी कंसीविंग है, प्रेगनेंसी है। और उसके बाद उन्होंने बेबी, एक स्वस्थ बेबी डिलीवर हुई। और बेबी डिलीवर होने के 3 महीने बाद उन्होंने दोबारा भी कंसीव कर लिया, और फिर अब दूसरा बेबी भी है। तो अपनी दवाई जो है, इस तरीके की क्रोनिक प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। होम्योपैथी में केस टेकिंग का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम किसी भी क्रोनिक बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं तो केस टेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि केस टेकिंग जब हम करेंगे तभी हमको कंप्लीट सिम्टम लेंगे, और कंप्लीट सिम्टम लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट जो कह रहा है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद उसमें पेशेंट ने जो कहा वो उसकी प्रेजेंट कंप्लेन हो गई। उसके बाद हम लोग उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल जनरल लेते हैं, मेंटल लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो दवा सही है, लेकिन दवा सही होने के बाद भी केस में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो वहां पर हमारी नोसोड जैसी दवाइयों का रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई मियाज्मेटिक हिंड्रेंस आ रहा है। उस मियाज्मेटिक हिंड्रेंस को खत्म करने के लिए हमें नोसोड जैसी दवा का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस तरीके के केसेस में नोसोड बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, जो मियाज्मेटिक हिंड्रेंस को खत्म करती है। और उसके बाद अगर फिर हम उसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को चलाते हैं, तो निश्चित रूप से केस बहुत ही अच्छा आगे जाता है। इसी से रिलेटेड अब ये बात चली है तो मैं और डिस्कस करती हूँ। एक पटना का केस है हमारा। ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ था उस लेडी का, और उस पेशेंट को जब हिस्ट्री हुई तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेन थी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको पिछले 10 सालों से था उस लेडी को। और वो कानपुर के ही किसी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट ले रही थी। और वो दवाइयां जो ले रही थी, आजकल मार्केट में बहुत से ब्रांड्स बिकते हैं, रूमा क्योर, आर्थो पावर, रूमा श्योर, इस तरीके की दवाइयां जो भी आती हैं पेटेंट, तो उन दवाइयों का वो प्रयोग कर रही थी। और उस बंदी का जो सीआरपी था, उसने जब जांच कराई तो सीआरपी 500 था उसका, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और इसके अलावा आर ए फैक्टर उसका 250 था। जब मैंने जांच कराई तो ये सारी चीजें पता चली। उसके बाद मैंने जब हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री से सिर्फ मुझे यही नहीं पता चला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। केस टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट हमारे पास किसी एक प्रॉब्लम को लेके आता है, लेकिन जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हमें पेशेंट की कई सारी बीमारियां निकल कर सामने आती हैं। तो मैंने जब उस इंडिविजुअल की हिस्ट्री की, उस लेडी की, तो मुझे पता चला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ वो सेकेंडरी स्टर्डिटी से भी प्रभावित थी। वो सेकंड कंसीविंग करना चाह रही थी, लेकिन वो भी नहीं कंसीव हो रहा था उनको। तो यहाँ पर भी उस बंदी की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई पल्सेटिला ही आई थी, और इतना ज्यादा मिराकुलस रिजल्ट मिला था। पूरी तरीके से ठीक है, उसकी सीआरपी नॉर्मल है, उसका आरए फैक्टर नॉर्मल है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा कि कंसीव क्यों नहीं कर पा रही, अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा इतनी सही है तो कहीं ना कहीं कुछ हिंड्रेंस है। फिर यहाँ पर सोचते सोचते मुझे ये समझ में आया कि कोई ना कोई मियाज्मेटिक हिंड्रेंस है जिसकी वजह से वो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है। फिर उसकी मैंने रीकेस टेकिंग की, और रीकेस टेकिंग में मुझे नोसोड मिली उसकी कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन जैसी दवाई मैंने जैसे ही उनकी 0/1 में ट्रांसमिट की, और दूसरे महीने में उस लेडी ने कंसीव कर लिया। और इतना अच्छा रिजल्ट उस नोसोड से मिला, और कंसीव करने के बाद कुछ दिनों बाद उनको फिर से रिस्ट में पेन और जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हुआ। मैंने तुरंत दवा डीटी की, वेट एंड वॉच किया, नहीं आराम मिला। दोबारा से मैंने फिर से पल्सेटिला सेलेक्ट की। पल्सेटिला की पोटेंसी मैंने 0/3 तक ले गई थी।
और 0/3 में मैंने दोबारा स्टार्ट किया और उसके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेन्स उसके वापस से लौटे थे वो सब खत्म हो गए। आज वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है और 5th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है उनकी। तो इतना अच्छा रिजल्ट है हमारे होम्योपैथी का। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम एक प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे और एक सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे, तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और कुछ, कोई कुछ जानना चाहता है या कुछ कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मैम बहुत अच्छे केसेस आपने बताए, जो बहुत ही टिपिकल थे, जैसे कि इसमें जो आपने सेंसोरियस और रिलीजियस इफेक्शंस का सिम्टम बताया, बहुत ही मतलब जी ये मतलब हमें होम्योपैथ का यही काम है कि जो उसके डेली रूटीन में जो हमें एक्टिविटी होती है उसी से हमें रूब्रिक्स निकालने होते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होनी चाहिए होम्योपैथी की, जी तभी वो सही सिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का करता है। नहीं तो फिर हमारे दिमाग में अगर सोरियासिस है तो फिर वही दवाइयां घूमेंगी जो जनरल वो है। जब तक हम उसका एक एक चीज, जिसे हम लाइफ स्पेस कहते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तब तक हमें एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं मिलती है। और जैसे आपने दूसरा केस बताया इनफर्टिलिटी का, पल्सिटिला आपने कैसे सिलेक्ट करी, तो काफी अच्छा केस था ये सोरियासिस का भी। मैम इसको फर्स्ट सिंगल डोज के बाद ही इतना आराम आ गया था? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट करिएगा। हेलो, हेलो। हाँ जी। मैं कह रही हूँ जो सोरियासिस का केस था उसमें आपने क्या पोटेंसी यूज करी और कितने दिन बाद उसको प्रॉब्लम में, मतलब ये जो आप सेकंड आपने फोटो दिखाया 0/1 चल रही है थी उसका उसकी। काफी क्लियर हो गया था, तो कितने चार दिन में क्लियर हो गया? 0/2 अभी भी केस प्रोग्रेसिव है, ओके। क्योर नहीं है, लेकिन इम्प्रूव्ड है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है और उसकी हर चीज में आराम है। ओके। देखिए हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि सिर्फ पेशेंट की जो सिम्टम है, जो बीमारी लेके आया है, उसमें पेशेंट को आराम है कि नहीं। अगर पेशेंट को आराम है तो उसके साथ साथ उसकी जो बेसिक चीजें हैं उसकी बॉडी में, जैसे उसकी भूख, उसकी नींद और उसका डेली की जो रूटीन है, जैसे पेट साफ होना, है ना। अगर ये 3 चीजें उसकी प्रॉपर है, नॉर्मल है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, पेट साफ हो रहा है और वो अंदर से उसकी इनर फीलिंग अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारी मेडिसिन राइट डायरेक्शन में वर्क कर रही है। और इसके अपोजिट अगर उसकी नीड डिस्टर्ब हो रही है, उसकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं कि मेडिसिन भी हो सकता है कि सही ना हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें उसकी प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। उसके बाद ही फिर हम लोग दवा के बारे में और सोचते हैं कि हमें दवा चेंज करने की जरूरत है, कि दवा की पावर बढ़ाने की जरूरत है, कि नो सोड की जरूरत है। हाँ, इस केस में हो सकता है आगे चल के नो सूट की भी जरूरत पड़े, क्योंकि सोरासिस जैसी बीमारी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून होती है, कॉम्प्लिकेटेड, जेनेटिकली पास्ड आउट होती है। तो नेचुरल सी बात है कि कोई ना कोई मियास्मेटिक हिंड्रेंस उसकी बॉडी में होगा अनन्या। जरूर। आगे चल के हो सकता है कि हमें कोई एंटी मियास्मेटिक रेमेडी का सिलेक्शन करना पड़े। मैम आपने पोटेंसी कौन सी यूज करी थी? मैम 0/1, अब इसमें 0/2 चल रही है उसकी। ओके, 0/1, ओके। तो उसमें एग्रेवेशन का चांस कम हो गया होगा, हाँ जी। जी जी, स्लो होगा क्योंकि कई बार एग्रीवेशन। होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद सोरियासिस एग्रेवेट कर जाता है एकदम से। एक तो एक ये रीजन होता है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं वो एकदम से छोड़ देते हैं और होम्योपैथी पे आते हैं, उसकी वजह से भी एग्रेवेशन होती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन भी कई बार मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है एग्रेवेट करती है। तो ऑब्वियसली 0/1 पोटेंसी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकती है विदाउट एग्रेवेशन। जी, हमारी 50 मिलिसिमल स्केल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, उसमें लीस्ट एग्रीवेशन है। हाँ तो जी। हम लोग तो इसी को प्रेफर करते हैं, 50 मिलिसिमल स्केल को ही, क्योंकि हम्म। इसमें लीस्ट एग्रीवेशन है। तो पेशेंट को भी अच्छा फील होता है, हमें खुद भी अच्छा फील होता है कि हाँ पेशेंट को दिक्कत कम है, रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। अ, अभी कोई डॉक्टर थे, उन्होंने हैंड रेज किया था, उनका यस कुछ मैम। क्वेश्चन था, आई थिंक।
मेरे को शो नहीं कर रहा है नाम उनका। डॉक्टर डॉक्टर राम प्रवेश शाह थे क्या शायद। हाँ जी। सर आपका कोई क्वेश्चन है? क्या करेंगे इसको? हाँ, चलिए, हाँ थैंक यू पूजा त्रिवेदी जी। बहुत शानदार आपने इस प्रेजेंटेशन किए। सोरेसिस होम्यो हेलो, आवाज जा रही है? जी हाँ सर, जी, जी आ रही है सर। डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। सोरेसिस का केस होम्योपैथी में ठीक करना, होम्योपैथिक में ही ठीक होता है, किसी पैथी में ठीक होता नहीं। तो हम, हेलो, हाँ, जी तो सर। आपने जो जो भी केस का प्रेजेंटेशन किए बहुत अच्छा किए, आपने सल्फर दिए, आप बोले ट्रांसमिट किए, क्या ट्रांसमिशन करते हैं? जी सर, मैं ड्रग ट्रांसमिशनर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एम के सानी जी, आप पटना कहाँ जी से किए हैं? अच्छा, सर, मैंने हमारे, गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। और वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सर। उनसे भी मैंने अच्छा सीखा अच्छा, है। समझ गया, समझ गया। हम में डॉक्टर झांसी बी वाले साहब, सर और मैम हैं, उनसे भी मैंने सीखा है। अच्छा, डॉक्टर बी सानी हमारे गुरु हैं, जो फाउंडर जी। हैं। हाँ, तो हेयर ट्रांसमिशन बहुत अच्छी चीज है और जी सर। करना चाहिए। और आपने यह जो सिलेक्शन किए सल्फर, यही ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है। दूसरा, आपने पल्सेटला दिए, हालांकि हम पहले ही पल्सेटला लिख दिए थे, आप जो सिम्टम बता रहे थे तब, समझे ना, वो भी जी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया केस था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और केस टेकिंग लेने के लिए जो आइडिया होता है, बात एकदम सही है, प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन एंड पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर जो है, फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी है। लेकिन मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड है, जी मेंटल सिम्टम बहुत बढ़िया से लेना। हमने एक दो केस सोरेसिस का इंसल्टी का देखे हैं, इंसल्टी, जी यहाँ इंसल्ट हुआ है, इंसल्ट के कारण जो उसको सोरेसिस हो गया, समझे ना, और उसको हमने अस्टिप्सिया दिया, ठीक हो गया, समझे ना। तो बहुत अच्छा, बहुत पेशेंट इसमें, सोरेसिस में पेशेंट को भी पेशेंस रखना है और डॉक्टर को भी पेशेंस रखना है, जी यह जी बहुत सर। जरूरी जी है, समझे, यह बहुत जरूरी है। 3 साल से कम नहीं लगता, 4 साल, 55 साल बिल्कुल। लगता है ठीक होने में, है ना। हम जो 10 साल का है वो केस पटना में है, वो अभी तक आ रहा है। तो यह बहुत है, चलिए, बहुत अच्छा है। हमारा होम्योपैथिक आगे बढ़े, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना पेशेंसली आप लोगों ने हमको सुना और मेरी सराहना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है सोरियासिस से रिलेटेड। मैम, एंटी मियास्मेटिक में आप क्या देते हैं मेडिसिन? एंटी मियास्मेटिक मैम, वो डिपेंड करता है कि केस टेकिंग में कौन सी रेमेडी आगे आ रही है। अब जैसे कई दवाइयां हैं, ट्यूबरकुलाइनम है, कार्सिनोसिन है, सोराइनम है, इस तरीके की बहुत सी नोसोर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिम्टम कैसा है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब जैसे कार्सिनोसिन जैसी दवाई है, वो बहुत ही बेनोवेलेंस करेक्टर की होती है कार्सिनोसिन, इतना ज्यादा कि अपना किसी भी हद तक वो नुकसान करके सामने वाले की वो मदद करेगी कार्सिनोसिन। जबकि वही ट्यूबरकुलाइनम होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, आ, किसी मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा होता है ट्यूबरकुलाइनम। और अ, चीजें आप कह सकते हैं कि जो हम लोग नोसूड का सिलेक्शन करते हैं, बेसिक उसका जो सिलेक्शन की थीम होती है वो हमारी फैमिली हिस्ट्री से निकलती है। क्योंकि हमें फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है कि फैमिली में किस तरीके की बीमारियां थी, फैमिली में जिस तरीके की बीमारियां थी उसी से रिलेटेड बीमारियां आगे आ रही हैं, तो उसी तरीके की हम लोगों की दवा का सिलेक्शन भी होता है। अब जैसे कार्सिनोसिन जैसी दवाई है, ये हम लोग फैमिली हिस्ट्री में इंसैनिटी, डायबिटीज मेलाइटस, इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ट्यूबरकुलाइनम है, ये ट्यूबरकुलाइनम में उन लोगों के लिए ज्यादा यूज होती है जिनके अंदर कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी या
उस तरीके का उसका मेंटल सिम्टम हो, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा हो, तोड़ फोड़ करने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, वैसा नेचर उस स्वभाव का हो। तो ये डिपेंड करता है कि फैमिली हिस्ट्री में बीमारी किस तरीके की है, पेशेंट का नेचर किस तरीके का है, और पेशेंट की बीमारी किस तरीके की है। उस बेसिस पे हम लोग नोसोड का सिलेक्शन करते हैं। नो शोट का एक कहावत है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सल्फर, देन क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सोरिनम, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी थूजा। हाँ जी, तो इसमें हम हाँ सोरियासिस के उसमें एक थेरेपेटिक का भी हाँ सेक्शन रख सकते हैं, जिसमें डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग मेडिसिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और सोरियासिस में क्या क्या किस किस लेवल पे वो काम करती हैं। तो इस पे भी हम एक सेशन रख सकते हैं स्पेसिफिकली सोरियासिस और इवन ल्यूकोडर्मा, क्योंकि ये ऐसी दो बीमारियां हैं जो एंड तक ठीक नहीं होती है। तो इस तरह की केसेस अगर हम और प्रेजेंट करें विद थेरेपेटिक्स, किस तरह की मेडिसिन दी गई और उनकी क्या एग्जैक्ट इंडिकेशंस रहती हैं सिलेक्शन में, क्योंकि जैसे मेडिसिन आपने बताई ट्यूबरकुलाइनम है, कार्सिनोसिन है, सिर्फ नोसोड्स के ऊपर हम एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या रख सकते हैं जिसमें आप उस पर भी एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं। क्योंकि नोसोड्स को यूज करना इज नॉट मतलब हम जनरली नोसोड जो है उसको यूज करने के लिए एक अलग इंसाइट चाहिए होती है। तो वहां पे उसके मेंटल सिम्टम्स स्पेसिफिक होने चाहिए, तो उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन रख सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मेरा लेक्चर तो नोसोड पर आज का ही हो। सेशन भी काफी, हाँ जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। आपने थैंक काफी अच्छे केसेस, एक इनफर्टिलिटी का केस, सोरियासिस का केस और इवन रूमेटॉइड उसका केस आपने प्रेजेंट किया। आशा करती हूँ आगे भी आप इसी तरह के केसेस और प्रेजेंटेशंस लेके आएंगे आईएफपीएच पे। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर पूजा त्रिवेदी का आज के सेशन के लिए। और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर अजनी मलियक्कल को।